Hi, I'm Dr. Muhammad Idris, cardiac surgeon from SIMS Hospital. If you have been walking for 500 meters or 20 minutes and off late you're not able to walk same amount of distance because of a chest pain or breathing difficulty, there is high probability that you could have some amount of cardiac diseases. So this is an opportunity to check your valve as well and make sure your valves are normal. Visit the camp and get benefit of it. I am Dr. Ravi Kiran, consultant in diabetes and endocrinology at SIMS Hospital, Chennai. We are conducting a special camp at Andaman on 19th of October, Saturday. So those who are having problems related to diabetes, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary are welcome. So if any critical issues are there, we can discuss and try to resolve it. नमस्कार मंचस्थ सभी महानुभाव, उपस्थित देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं क्षमा याचना करना चाहूंगा कि लोगों का अलग अलग नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि अगर किसी का भी छूट गया तो उसके रिपरकशंस आप लोग समझ सकते हैं। आप सबका अंडमान और निकोबार में आगमन पर आपका स्वागत है। आप लोग, मुझे बताया गया है, कुछ समय 2-4 दिन यहाँ ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं, थोड़ा ट्रैवल कर चुके हैं। आप में से कई सारे लोग पहले शायद आए हो, कुछ ऐसे भी होंगे जो शायद पहली बार आ रहे हो। तो मैं बिना किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में गए आज जो विचार यहाँ मेरे सामने व्यक्त हुए हैं उनके ऊपर कमेंट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा कि बहुत ही एक सुंदर विचार आपने प्रस्तुत किया है कि सबसे पहले अपना घर देखो, लुक आफ्टर योरसेल्फ। मतलब अपने ही घर से आप सब जो है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हम खुद ही क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। उसको संक्षेप में मैं कवर करना चाहूंगा, लेकिन बहुत ही सुंदर आपका ये विचार रहा था। उसके अलावा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो एक ऑफर किया है 50% स्कॉलरशिप्स में छात्रवृत्ति देने का, उसका जो है मैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स को निर्देश दूंगा, उसको हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। एक और बहुत सुंदर ऑफर जो आपने दिया है कैंसर स्क्रीनिंग का, उसके लिए भी जो है कंसर्न डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट वगैरह को निर्देश दे दिए जाएंगे। और अगर जो है आपका डेडिकेशन, आपकी टीम अपने खर्चे पे यहाँ आ रहा है तो अंडमान प्रशासन भी, मैं समझता हूँ, इतना गरीब तो नहीं है कि लोकल हॉस्पिटैलिटी वो खुद ना कर सके, उसका जो है हम एक नए परिप्रेक्ष्य के साथ अपना जो है जो कहना चाह रहा हूँ वो शुरू करना चाहूंगा कि अंडमान निकोबार जनमानस के मस्तिष्क में नॉर्मली मैं देखता हूँ मेनलैंड में कि सुदूर पे कुछ छोटे मोटे द्वीप हैं, कहीं साउथ ईस्ट एशिया से ज्यादा पास है। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा इसकी जो है अवेयरनेस मेनलैंड में नहीं होती थी, बदल रहा है। तो उसको परिप्रेक्ष्य में अगर आपने देखना हो तो ये जो बहुत छोटा सा जो द्वीप समूह जो कहा जाता है वो एक क्लस्टर है 836 आइलैंड्स का, 1, 2, 4 नहीं, 836। और अगर इनका लैंड एरिया टोटल किया जाए तो भारतवर्ष की मुख्य भूमि या मेन लैंड के कई स्टेट्स से बड़ा है। अगर एक सवाल पूछा जाए कि भाई इंडियन ओशन रीजन में कौन सी वो आइलैंड टेरिटरीज है जो बढ़िया टूरिज्म डेस्टिनेशन है या हॉलिडे डेस्टिनेशन है, तो 95% लोग बोलेंगे मालदीव, सेशल्स, मॉरिशस। सही है, लेकिन ये कंपैरिजन के बतौर अगर आप इन तीनों देशों का, ये देश है, हम खाली एक यूनियन टेरिटरी है, अगर आप इन तीनों देशों का एरिया टोटल अप करें तो हम उस एरिया के तिगुने से भी ज्यादा है। और जहां तक टोपोग्राफी का संबंध है, आप में से कई सारे लोग मालदीव गए होंगे, सेशल्स गए होंगे, वहां फ्लैट कोरल के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ की आप टोपोग्राफी देखें तो पहाड़ के फीचर हैं, नदियां हैं,
कोरल्स तो है ही है, वाटर फ्रंट एक्टिविटीज तो है ही है, बीचेस तो है ही है, ये सब तो है ही है, तो कोई तुलना ही नहीं है। तो एक जो विचार था कि हम अपने को कहाँ ले जाना चाहते हैं, मालदीव जैसा करना चाहते हैं या सिस्टर जैसा करना चाहते हैं, हमारी विचार और माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन इससे कहीं आगे है। ये सारे जो डेस्टिनेशंस की आप बात कर रहे हैं, ये जो है बिल्कुल परिपेक्ष में रह जाने हैं और इस दिशा में काम शुरू हो चुका है। अभी मैंने एक कॉफी टेबल बुक की कुछ प्रतियां में जो लाया था मैंने डिस्ट्रीब्यूट करी है। इसकी थीम है ऐतिहासिक लेगेसी, जो हमको विरासत में, इनहेरिटेंस में मिली है, और उसके परिप्रेक्ष्य में विकसित भारत की दिशा में क्या प्रोजेक्ट्स पिछले 6-7-8 सालों में एग्जीक्यूट हुए हैं। नया एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग आप लोग उसमें लैंड कर चुके हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल 2 साल के प्रोजेक्ट में जो यहाँ की नेटवर्क कनेक्टिविटी टोटल 3.2 Gbps होती थी, आज की डेट में 2600 किलोमीटर समंदर के नीचे OFC चेन्नई से बिछाया गया है। 200 गुना आज के आप जो है 200 Gbps को कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्शन हो रहा है, और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पिछले 5-6 सालों में जो प्रिपरेटरी एक्टिविटीज है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर मैं ये कहूं कि अगले 2, 3, 4, 5, 6 महीनों में ही महत्वाकांक्षी ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट्स की बरसात होने वाली है, तो वह कोई अतिशयोक्ति मेरे इस विचार में नहीं होगी। इनका संक्षेप में मैं कुछ का वर्णन करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें जितनी यहाँ इंडस्ट्रीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स रिप्रेजेंटेड हैं, मैं समझता हूं उन सब का उसमें प्लग इन पॉसिबल होगा। और जो बेसिक थीम हर चीज की रहेगी वो होगी PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें बेसिक मॉडल ये रहेगा कि लैंड ओनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन की भारत सरकार की रहेगी, लॉन्ग टर्म लीज जितना भी रिक्वायर्ड हो, 90 साल, 100 साल, 150 साल, वो एक्सटेंड किया जाएगा। प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट एग्जीक्यूट करेगा, एनुअल लीज जो है उसका बिडिंग पैरामीटर होगा। आप लोग अभी स्वराजदीप से वापस लौटे हैं, वहां ये ताज एक्सोटिका एग्जैक्टली वही मॉडल है जिसमें प्रशासन एक तरह से कहा जाए तो पार्ट ओनर है, लैंड ओनरशिप हमारी है, एनुअल लीज रेंटल हम लेते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज शेयरिंग के हम पार्टनर हैं। तो ब्रॉड स्ट्रक्चर सारे प्रोजेक्ट्स का यही रहेगा। हॉस्पिटल्स की बात हुई थी, जो आने वाले डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, ये माननीय गृह मंत्री जी का विचार रहा है कि एक स्पेशलाइज्ड मेडिकेयर सिटी बनेगी, जिसमें बाहर के देशों से सुपर स्पेशलिस्ट से ऊपर के दर्जे के लोग जो जिसको कहीं कहीं जो है मेडिकल टूरिज्म भी कहा जाने लगा है, फिर मैं मेडिकल टूरिज्म वर्ड तो नहीं यूज करना चाहूंगा, लेकिन बाहर के देशों से लोग आए, बिल्कुल एब्सोल्यूट हाई एंड मेडिकेयर फैसिलिटीज को अवेल करें, और ये सब जो है ट्रांसपेरेंट लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्डिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो आने वाले महीनों में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक रेफरेंस अभी आया था पोर्ट्स का, ग्रेट निकोबार आइलैंड में आप लोग जो मीडिया फॉलो कर रहे हैं, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ये फाइनल स्टेज पे आ चुका है। खाली एक स्टेज इसकी रह गई है, कैबिनेट अप्रूवल, जो कि मैं समझता हूं कि अगले 1 महीने में और उसके आसपास जो है ये कैबिनेट अप्रूवल हमको मिल जाना है। उसके बाद इसकी स्ट्रेट अवे टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट होनी है। सारी एक्टिविटीज, सारी पोर्टल एक्टिविटीज पूरी हो चुकी हैं, कंसल्टेंसी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, यहां तक कि जो एक्टिविस्ट वगैरह होते हैं जो कोर्ट्स में अप्रोच करते हैं, वो कोर्ट अप्रोच भी कर चुके हैं। नेशनल एजीटी ने जो है कंडीशनल स्टे भी लगाया था, वो स्टे को भी हम वेकेट करा चुके हैं। तो ये एग्जीक्यूशन के बिल्कुल कगार पे खड़ा है। और ये प्रोजेक्ट क्या है, इसका पहला फेज 5 साल के अंदर ऑपरेशनल होगा PPP मोड में, जिसकी लगभग लागत 20,000 करोड़ है। उसमें से 50% एडमिनिस्ट्रेशन का शेयर होगा,
जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, रोड कनेक्टिविटी, बिजली पानी कनेक्टिविटी वगैरह देने में होगा। बाकी का 50% प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट लगाएगा। फर्स्ट फेज की कैपेसिटी होगी 4.3 मिलियन TEUs। फाइनल फेज में इसका एक्सपेंडिचर जाएगा लगभग 48,000 करोड़, पार्ट शेयरिंग, पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पार्ट प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। जिस समय इसकी कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी 16.5 मिलियन TEUs होगी, जो इस देश के सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी होगी। उससे ज्यादा खाली अभी जो हाल में महाराष्ट्र में जो एक अनाउंस हुआ है पोर्ट, उसकी होने वाली है। तो इससे आप लोग जो है इंटरपोलेट कर सकते हैं कि एंसिलियरी इंडस्ट्रीज, MCMEs, हर चीज इससे जो रिलेटेड है वो इसमें कहां फिट इन होगी। इसी के साथ ही साथ आइलैंड्स में 2 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स अप्रूव्ड हो चुके हैं। एक उसमें पोर्ट ब्लेयर में ही बनेगा, एक ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में बनेगा। दोनों के फाइनल फेज में सिंगापुर के चांगी की तरह 2 रनवे होंगे। शुरू में एक से स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन, फिर जैसे जैसे लोड फैक्टर बढ़ेगा तो कंस्ट्रक्शन, लैंड एक्विजिशन, हर चीज जो है वो 2 रनवेज के लिए, PTT एक पैरेलल टैक्सी ट्रैक के लिए। तो मतलब ये संसार के सबसे डेवलप्ड एयरपोर्ट्स, और ये सब हम शुरू में जैसे कि गोवा में मोपा है या अभी ये नोएडा के पास जेवर वाला है, ये सारे के सारे PPP मोड में हमने प्रपोज किया है, जिसमें बेसिक मॉडल वही रहेगा जो मैंने आप लोगों के साथ सामने डिस्क्राइब किया है। इसके अलावा आप लोग तो अभी जाके देख के आए हैं कि यहाँ अगर आप जाएं तो सबसे पहला जो टूरिस्ट जो देखना चाहता है कि होटल क्या है, रहने का क्या है हिसाब किताब, वो थोड़ा अभी भी बहुत ही बेसिक है, सिवा स्वराज द्वीप के जहाँ एक 5 स्टार आ गया है। बाकी जगह है होटल्स है, रिजॉर्ट्स है, लेकिन वो स्टार कैटेगरी वगैरह में नहीं है। तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म प्रोजेक्ट्स के 5 मेजर प्रोजेक्ट्स अगले 1-2 महीनों में टेंडरिंग स्टेज पे आ जाएंगे। उनके लिए भी सारी कोडल फॉर्मेलिटीज, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, कंसल्टेंसी, हर चीज हो चुकी है। वो फाइनल इस समय दिल्ली में SFC और PPAC, पब्लिक प्राइवेट एप्रोचेस कमिटी और स्पेसिफिक फाइनेंशियल अप्रूवल कमिटी के अप्रूवल के लिए पड़े हैं, वो सीधे टेंडरिंग स्टेज में आ जाने हैं। एक और रिमार्क था कि इंटर आइलैंड कनेक्टिविटी अभी थोड़ी जो है डेवलप होनी बाकी है। 2 हफ्ता मेरे ख्याल से 2 या 3 हफ्ता पहले ही सी प्लेन्स के ट्रायल, हमारे अथक प्रयत्नों के बाद सी प्लेन्स के ट्रायल अभी खत्म हुए हैं। 2 हफ्ता हुआ है या शायद 3 हफ्ता हुआ है। उसमें पहले फेज में श्री विजयपुरम, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड 4 जगह वाटर एरोड्रोम्स डेवलप होने वाले हैं, और ये सबसे पहले 4 जो है ऑपरेशनलाइज कर दिए जाएंगे। उसके बाद बाकी सारे आइलैंड्स में धीरे धीरे सी प्लेन ऑपरेशंस को हम एक्सपेंड करना चाहेंगे। और हमारा ऑब्जेक्टिव आज की डेट में कहा जाता है कि सबसे बड़ा सी प्लेन ऑपरेटिंग देश मालदीव है, जहां करीब 130 के आसपास सी प्लेन ऑपरेट कर रहे हैं बताया जाता है, जिसमें की सारी की ओनरशिप मालदीव गवर्नमेंट की एक की भी नहीं है। ये सारी एयर चार्टर ऑपरेटिंग कंपनी द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होगा कि मालदीव के कंपैरिजन में मैंने आपको बताया हमारे तो 836 आइलैंड है, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा, वी आर एमिंग टू पोजिशन ANN आइलैंड्स एज द सी प्लेन ऑपरेटिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, एंड आई हैव नो डाउट कि हम इसमें जो है सक्षम होंगे, सफल होंगे। इसके अलावा कई सालों से हमारे प्रयत्न रहे थे कि डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी आसपास के देशों से डायरेक्ट फ्लाइट्स की जो है स्टार्ट हो। उसके लिए कस्टम्स यहाँ अवेलेबल है, इमिग्रेशन यहाँ अवेलेबल है, वीजा ऑन अराइवल यहाँ अवेलेबल है, ई वीजा अवेलेबल है, जिस कंट्री के साथ आपकी जैसी रेसिप्रोसिटी होगी उसके हिसाब से। तो 16 नवंबर से आप लोगों को ज्ञात होगा मलेशिया से नॉन स्टॉप डायरेक्ट एयर एशिया की हफ्ते में 3 बार जो है फ्लाइट स्टार्ट हो चुकी है, और इसको जो है हम धीरे धीरे एक्सपेंड करना चाहेंगे। तो इन सब से जो है टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, इन सब का जो है इंटेंसिटी बढ़ेगी। और इन सब में जैसे जैसे ये अनफोल्ड करता जाता है, जितनी भी बिजनेसेस और
इंडस्ट्रीज यहाँ रिप्रेजेंटेड हैं उन सबका, क्योंकि हर चीज जो है वो पीपीपी मोड में होनी है, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज जो है उसमें खुलेगी। अंत में इसको समराइज करने के लिए आपका जो बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसको ज्यादा फोकस तरीके से प्रोग्रेस करने के लिए मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ, शायद मेरे ख्याल से प्रशासन की तरफ से भी थोड़ी कमी रही होगी, क्योंकि लगभग 1 साल पहले हमने जो है दिल्ली में एक पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस रखी थी प्रशासन की तरफ से, AITC मौर्या में हमने ऑर्गेनाइज कराई थी। उसमें बड़ी सारी इंडस्ट्रीज आई थी, लेकिन उसमें फोकस खाली हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म में रह गया था। बाकी के इंडस्ट्रीज को हम उस समय मेरे ख्याल से इन्वाइट नहीं कर पाए थे। तो इस दिशा में भी हम प्रयत्न करेंगे, लेकिन इसको ज्यादा फोकस तरीके से करने की तरह प्रशासन से आप डायरेक्ट जो है हमारे ऑफिस के थ्रू इंटरेक्शन कर सकते हैं। नहीं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ का बहुत एक्टिव है, इसको अगर सब ग्रुप्स में जो है डील किया जाए तो उसको जो है वो डिसीजन मेकिंग वगैरह के लिए भी आसानी रहती है और उसको प्रोग्रेस करने में उसमें ग्रिप भी अच्छी रहती है। और एक अंतिम पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहूंगा वो ये है कि बाकी आप सब लोग जो है बड़े बड़े उद्योगपति हैं, यूनिवर्सिटी बुखारा को रिप्रेजेंट करते हैं और कई जगहों में आपके इंटरेस्ट और इंटरेक्शन होंगे। जो यहाँ मेरे ख्याल से थोड़ा डिफरेंस आपको शायद मिलेगा कि आप जानते हैं कि ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट असेंबली। तो मतलब यहाँ कोई चीफ मिनिस्टर और अलग मंत्रालय जैसे बाकी के यूनियन टेरिटरीज में है वो यहाँ नहीं है, जिसका मतलब यह है कि डिसीजन मेकिंग लूप यहाँ बहुत ही क्विक है। इसका मतलब ये नहीं है कि डिसीजन नेसेसरली जो प्रपोजल है उसके फेवर में हो, लेकिन जो भी है वो लूप बहुत जो है क्विक है। दूसरा, यूटी होने के वजह से जो कि विदाउट स्टेट असेंबली है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हमको पूरा सपोर्ट प्राप्त है किसी भी मंत्रालय का। और द्वीपों का विकास हो इसके लिए जो है प्रधानमंत्री जी ने आने के साथ ही जो पहले आए थे उसी समय द्वीप विकास एजेंसी, आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया था। उसके ये सारे प्रोजेक्ट्स जो मैंने आपको अभी गिनाए हैं, ये सारे के सारे आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी के थ्रू शेयर हो रहे हैं। इसकी मॉनिटरिंग स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं, इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री जी के पास है, मैं इसमें पैरेलली वहां वाइस चेयरमैन भी हूं। तो डिसीजन मेकिंग लूप जो है बहुत ही क्विक है। तो इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबका जो है धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग आए। अंडमान निकोबार आइलैंड में आपने जो है क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सब लोगों ने आपने अपना खुद का असेसमेंट किया होगा और आगे आने वाले समय में मैं चाहूंगा कि आप लोग इन्वॉल्व रहें और जो शुरू का थॉट था कि हम अपनी मदद खुद करें उसको जो है आगे प्रोग्रेस करें। मैं एनविजन करता हूं कि अगले 5-1 सालों में यहाँ का जो है बिल्कुल चेहरा बदल जाना है। धन्यवाद, जय हिंद।